सॉरी। जय हिंद डॉक्टर्स। आप सबकी दिवाली कैसी रही ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मजेदार रही होगी, आप तो घर में ही बैठे हैं पहले से ही। बहुत बढ़िया। हाँ, कहां तक पढ़ा दिया था? कोई होमवर्क दिया था? ये दोनों, ये वाला और ये वाला। देख लेते हैं एक बार। आपको वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, ठीक है? और ये जो वेट निकालना है ना, वो आपको सैंपल का वेट निकालना है। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो अपन ने लास्ट क्लास में मैंने 2 होमवर्क दिए थे आपको, वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल ऑफ 80% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है? रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चॉक। चॉक का भी वेट आपको देना है कितना? 50 ग्राम, ठीक है? अब आपको पता है यहां पर सैंपल का वेट निकालना है, ठीक है? और ये जो सैंपल है, इस सैंपल में 80% H2SO4 पाया जाता है, ये आपको बताया जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं इस सैंपल में 80% बाई वेट H2SO4 है, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, मुझे नहीं पता रिएक्शन कैसी होगी, है ना? CaCO3 प्लस H2SO4 पता नहीं क्या बनाएगा, पर मुझे एक चीज समझ में आती है, H2SO4 की वैलेंसी मुझे पता है और CaCO3 की भी वैलेंसी मुझे पता है। तो मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहां पर लगा सकता हूं, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसके बीच में लगाऊंगा? जिसका डेटा दे रखा है और जिसका डेटा निकालना है। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो, मैं कह सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ चॉक इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंस की बात करूं चॉक की, चॉक कौन होता है? CaCO3 होता है ना? अरे ये तो होता है। तो आप मुझे बताओ यहां पर ग्राम इक्विवेलेंस किसकी बात कर रहा हूं? चॉक की बात कर रहा हूं, और इसका डेटा दे रखा है मास के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में। तो ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला जो खोलूंगा वो वेट के टर्म्स में खोलूंगा। याद करो लास्ट क्लास में 5-6 फॉर्मूले बताए थे ग्राम इक्विवेलेंस के। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2। ये बात समझ में आ रही? इज इक्वल्स टू, यहां पर मुझे आंसर जो निकालना है वेट के टर्म्स में ही निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला मैं वेट के टर्म्स में खोलूंगा। ये हो जाएगा वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 2 49, ठीक है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 49 ग्राम। मुझे तो बस ये बता दो वेट कौन सा है, सैंपल का वेट है या प्योर H2SO4 का वेट है? प्योर H2SO4 का वेट है, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा वो हमेशा प्योर सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये और कोई नहीं, प्योर H2SO4 है। और मुझे क्या निकालना है? सैंपल का मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है? सैंपल का मास निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सैंपल है इसमें 80% H2SO4 है, मतलब 20% क्या है? इंप्योरिटीज। 20% क्या होगी? इंप्योरिटीज होगी। ये प्योर मास निकला, सैंपल का मास निकालना है। अब आप मुझे बताओ सैंपल का मास इससे ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। ये बात समझ में आती है? और अगर ज्यादा होगा तो आप ही मुझे बता दो बिना दिमाग लगाए कि इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, 100 डिवाइडेड बाय 80 से या 80 डिवाइडेड बाय 100 से? ज्यादा लाना है ना यार, 100 डिवाइडेड बाय 80 से कर लेंगे। इसको ऐसा डाउट आ रहा है सर 80 कहां से आया?
है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे रखा था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, करा किसी ने सॉल्व, 61.2 ग्राम, 61.25 ग्राम, 61.25 ग्राम ये सैंपल का वेट है। क्लियर है बात सभी को, किसको डाउट है तो बोलो। एक और क्वेश्चन दिया था, ये हो गया था क्वेश्चन, हाउ मच AgCl will be formed when 1.7 gram of AgNO3 is added in 100 ml of 0.5 normal HCl। हो गया था क्या। इस क्वेश्चन की खास बात बता सकते हो क्या है, क्या रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का, दो सब्सटेंस का आपको अमाउंट दे रखा है। चाहता तो एक से भी आंसर निकाल ही सकते हैं अपन ने, पर दो दो का दे रखा है। मतलब आप यहां पर क्या देखो, सबसे पहले तो लिखो AgNO3, AgNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालो। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे AgNO3 के, मास 1.7 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 170 होगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgNO3 170, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2। अगर मैं बात करूं यहां पर HCl की, तो HCl के भी ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। HCl के जब ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम में रखा है, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम किस में रखते हैं लीटर में, तो ml में दे रखा है, डिवाइड किससे कर दूंगा 1000 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब एक बात मुझे बता दो, ज्यादा कौन है, ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा किसके हैं HCl के। मतलब ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कैलकुलेशन अब अपन करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब AgNO3 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर जो लगाएंगे वो किसके बीच में लगाएंगे, जिसका डेटा दे रखा है और जिसका डेटा निकालना है। डेटा दो दो का दे रखा है, किसका डेटा लू, ऊपर वाले का या नीचे वाले का। मतलब मैं कह सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgNO3, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ AgNO3 निकाल रखे हैं अपन ने 10 टू द पावर -2। इसका मुझे मास निकालना है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला किसके टर्म्स में लिखूंगा, मास के टर्म्स में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो वेट डिवाइडेड बाय इन ग्राम्स ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, 108 प्लस 35.5 142.5, यही तो होता है। हाँ 108, हाँ 143.5, 108 प्लस हाँ 35.5 143.5, तो ये वेट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ AgCl ये हो जाएगा 1.435 ग्राम, ये आंसर है। क्वेश्चन लिखिए। अब आवाज आ रही है मेरी आप सभी को, ठीक है अब ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। 12 ग्राम of an unknown metal, 12 gram of an unknown metal displaces 11.2 liter of H2 gas, 12 gram of an unknown metal displaces 2 liter of H2 gas at STP from acidic solution, from acidic solution, determine equivalent weight of metal, determine equivalent weight of metal। फटाफट रिएक्शन लिख सकते हैं, यहां पर रिएक्शन लिख सकते हैं क्या, मुझे पता ही नहीं है मेटल कौन है, मुझे पता ही नहीं है एसिड कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता,
मैं रिएक्शन नहीं लिख सकता, मोल कंसेप्ट से नहीं सॉल्व कर सकता। किसकी मदद से करूंगा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ फटाफट। मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट टेक्निक बता रखी है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। क्या टेक्निक बता रखी है? जिसका डेटा दे रखा है वो लो, जिसका डेटा निकालना है वो लो, और दोनों के बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो फटाफट। क्या? डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कितना आ रहा है आंसर? 24 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। अगर मैं एक इन जनरल बात करूं तो रिएक्शन पता है कुछ ऐसी होगी, मेटल प्लस एसिडिक सोल्यूशन होगा कोई, और क्या मिलेगा मुझे? H2 मिलेगा प्लस कुछ कुछ मिलेगा, है ना। पर रिएक्शन अपन कंप्लीट नहीं लिख सकते, कंप्लीट नहीं लिख सकते तो बैलेंस भी नहीं कर सकते। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लगा रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल जो कि अननोन है इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 गैस। मुझे तो बस एक बात बता दो, ग्राम इक्विवेलेंट मेटल मास दे रखा है तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूंगा मास के टर्म्स में 12 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से सबसे पहले क्या निकालूंगा? मोल। मतलब ये हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ गया मोल। और मुझे पता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर और H2 की वैल्यू है। खुद को म्यूट H2 कर लो गैस यार, है। सबको डिस्टर्ब हो रहा है। H2 गैस है ये, वैलेंसी क्या होगी? दो हाइड्रोजन है, टमाटर एक नहीं है। इक्विवेलेंट वेट आएगा 12। अगर 1 होती, मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन कितना होता है? तो आपके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट चाहिए H2, यही तो होता है। अरे भाई यही तो होता है ना। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, ये नहीं होता है। मॉलिक्यूलर वेट 2, वैलेंसी 2, 2H प्लस देगा भाई साहब। 1 होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 होता है। 2 वैलेंसी 4। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपको? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। बैकग्राउंड नॉइज कहां से आ रही है आपको? वो भी सर म्यूट ऑल स्टूडेंट्स हो गया अब। अब तो नहीं आ रही ना? हाँ या ना बोलो फटाफट। अब सही है सब कुछ? नहीं आ रही है अब, ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.24 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑन बर्निंग 0.24 ग्राम of a metal in O2 gives burning O2 gives 0.4 gram of metal oxide. 0.4 gram of metal oxide. What is its equivalent weight? What is its equivalent weight? What is its equivalent weight? बताइए। ये क्वेश्चन मैं करूंगा सॉल्व, इधर देखो। ये मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिख रखा है मेटल ऑक्साइड का, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है ये, है ना, क्योंकि मुझे पता है O पे क्या होता है? -2 होता है।
अब मेटल पे कुछ भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, इसको मैंने +x मान रखा है, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पर। मुझे तो बस एक बात बताओ, डेटा किसका दे रखा है? मेटल का और मेटल ऑक्साइड का। मुझे दिमाग में तो एक डाउट आएगा कि यहां पर अपन है ना, और दोनों का डेटा दे रखा है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसके बीच में लगाऊं? दोनों के बीच में लगा दूं। किसके बीच में लगाएंगे? दोनों के बीच में लगाएंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं बोलूंगा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब भाई यही डेटा दे रखा है तो इन्हीं दोनों के बीच में लगा दो। अब आप मुझे बताओ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल का फॉर्मूला क्या लिखूं? मास के टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि मास दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.24 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है? EM से रिप्रेजेंट करा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू, मेटल ऑक्साइड की बात करूं, मेटल ऑक्साइड का मास है 0.4, और याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। यहां पर कैटायन कौन है? मेटल। एनायन कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर मैं इन जनरल यहां पर बात करूं, साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस N प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O-2। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मुझे सही से लिखना होता तो मैं क्या क्या लिखता इसको? M2O-N, है ना। पर अभी अपन ये इन जनरल लिख रहे हैं, MO लिख रखा है। MO मतलब मेटल ऑक्साइड है ये, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आयन, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा? EM से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? E+8। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, लास्ट क्लास में बताया था ये। किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, देख लेना पीछे पलट के, कैटायन प्लस एनायन के बराबर होता है। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? N+8। क्वेश्चन खत्म। एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, फटाफट आंसर निकालो क्या आएगा। फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट फटाफट। कितना आ रहा है? इसमें किसको डाउट है तो बोलो। और सुनना ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मेटल का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इज इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड का मास। रिएक्शन अगर इन जनरल लिखूं तो मैं बोल सकता हूं ना यार, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नहीं बोल सकता ऐसा? तो आप मुझे बताओ, वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं मेरे से कोई निकालने को बोल दे, वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड का मास माइनस मेटल का मास, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 0.40 माइनस 0.24 इज इक्वल टू 0.16 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? अब आप किसके बीच में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लो? ऑक्सीजन और मेटल के बीच में। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने बताया था, इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे और इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होंगे। इधर अपन ने किसके बीच में लगाया? इन दोनों के बीच में लगाया है। अब अपन इन दोनों के बीच में भी लगा के आंसर निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8। यहां पर मास कितना दे रखा है इसका? मेटल का मास है 0.24 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ई की वैल्यू आ जाएगी। क्या निकाल लोगे? 12। किसको डाउट तो बोलो, क्लियर है सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलू? बोलू? 3 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, ये आप ही को सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 ग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड is completely converted in its chloride. 3 ग्राम of a metal oxide is completely converted in its chloride. And 5 gram of metal chloride is formed. And 5 gram of metal chloride is formed. Full stop. Determine equivalent weight of metal. Determine equivalent weight of metal. बताइए. Determine equivalent weight of metal. फटाफट. क्या करोगे? कैसे करेंगे? दोनों के बीच में क्या लगा दो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो. करो फटाफट. क्या रहा आंसर? 33.25 बिल्कुल सही आंसर है. ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड. ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला किसके टर्म्स में लिखेंगे? मास के टर्म्स में लिखेंगे. मास कितना दे रखा है? 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मुझे बता दो मेटल ऑक्साइड का, बस फटाफट. E plus 8 बोल दूं? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड. मेटल क्लोराइड का मास कितना? 5. मुझे बता दो मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट. E+35.5. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना बात सभी को? बस सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा. ये हो जाएगा 3E प्लस 5E प्लस 8 5 40. तो ये आ जाएगा 2E इज इक्वल्स टू 40 66.5. तो E आ जाएगा 33.25. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और दूं? आप ही को सॉल्व करना है ये. 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्राइड. 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्रेट. 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्रेट. नाइट्रेट क्या होता है? NO3 माइनस, है ना? 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्रेट. 1 ग्राम ऑफ अ मेटल नाइट्रेट gives 0.86 gram of metal sulfate. Gives 0.86 gram. 0.86 gram of metal sulfate. Full stop. Calculate equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. निकालो फटाफट.
पूरा आंसर लाना है। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। 38 बिल्कुल सही आंसर है। 38 बिल्कुल सही आंसर है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसके बीच में लगा देंगे? मेटल नाइट्रेट और मेटल सल्फेट के बीच में। मुझे तो बस एक बात बता दो, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट बता दो मेरे को। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन E प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। एनायन कौन है? NO3 माइनस। अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन का 48 और नाइट्रोजन का 14। 48 प्लस 14 62। ठीक है। चार्ज ऑन एनायन कौन है? 1। तो 62 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन। कैटायन का इक्विवेलेंट वेट E, मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट अपन E मान के चल रहे हैं, यहां पर भी E लिया था, सेम मेटल है। प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का अपन पहले भी निकाल चुके हैं। अगर यहां पर इसके फॉर्मूला मास की बात करूं, फॉर्मूला मास है ना 96। चार्ज ऑन एनायन कितना हो गया? 2। तो 96 डिवाइडेड बाय 2 48। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जब E के लिए सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 38। मेरा डायरेक्ट आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे लिख रहे हैं? बस यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब एक काम करो, मॉड्यूल खोलो फटाफट 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 फटाफट। मॉड्यूल खोलो बस। पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 खोलिए। वहां पर एक हेडिंग लिखी हुई है। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा था, है ना? इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन लिखवाई थी, याद करो। पार्ट्स बाय मास, हाइड्रोजन के पार्ट्स बाय मास, ऑक्सीजन के पार्ट्स बाय मास, क्लोरीन के पार्ट्स बाय मास, सिल्वर के पार्ट बाय मास, है ना? फिर अपन ने इक्विवेलेंट वेट के बाद अपन ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के डिफरेंट डिफरेंट अपन ने फॉर्म्स लिखे थे। ग्राम इक्विवेलेंस के अपन ने 5-6 फॉर्मूले लिख दिए थे। उस पर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए। अब यहाँ पर अपन को पढ़ना क्या होता है? 3 टाइप के मेथड्स पढ़ने होते हैं अपन को। एक तो हो गया कि अपन को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है। डिफरेंट मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। दूसरा अपन को पढ़ना होता है डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। और तीसरा अपन को पढ़ना होता है डिफरेंट मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो अपन डिटरमाइन क्या कर रहे थे? इक्विवेलेंट वेट पता कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के। ऑल्दो मैंने एक भी मेथड का नाम नहीं लिया। आपके इस मॉड्यूल में बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं और हर मेथड का एक फॉर्मूला भी दे रखा है, पर मैंने एक भी मेथड का नाम नहीं लिया। और उस पर बेस सारे क्वेश्चन आज ही मैंने खत्म कराए हैं। आज ही शुरू करा है, आज ही खत्म करा है। पहला अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जहां पर हाइड्रोजन निकल रही थी, एसिडिक सोल्यूशन था। दूसरा फिर अपन ने क्वेश्चन करा था ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्सीजन का क्वेश्चन था। तीसरा अपन ने पढ़ा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। चौथा अपन ने पढ़ा मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने एक का भी नाम नहीं लिया, पर ये सारे मेथड बता दिए जो आप 21 पेज पे देखो। आप पहला मेथड दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, दूसरा दिखाई ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, तीसरा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, चौथा आपके दे रखा होगा मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना? एक और दे रखा है बाई इलेक्ट्रोलिसिस। याद करो सेकंड फैराडे लॉ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और कुछ नहीं, यही तो है। W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही आया था वो भी चीज। ये बात समझ में आ रही है ना? सिल्वर सॉल्ट मेथड, ये सारे मेथड दे रखे हैं, पर अपन को इसमें जितने भी मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अपन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना आता है।
साथ ही साथ अपन को ये भी लिखना आ गया, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते हैं। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों बाद जब आप मॉड्यूल खोलोगे और फिर आपको ऐसा लगेगा ये तो बता ही नहीं सकता, उस पर अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। अब आप सिर्फ क्या करना, जब भी एग्जाम देने चले जाओ तो सिर्फ मेथड के नाम पढ़ लेना, याद मत करना, सिर्फ पढ़ लेना। वरना क्या होगा कि क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ आ गया ना ऐसे ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, और आप ये समझ पा रहे हो ये फिजिकल का क्वेश्चन है, तो सीधा का सीधा कहोगे यार ये तो पढ़ाया ही नहीं यार, कैसे करें क्वेश्चन हम। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी लगाना है बस आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। मॉड्यूल बंद करो फटाफट। पहला मेथड, एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। ये पहला मेथड खत्म हो गया। दूसरा मेथड, सर ये क्या था, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड, जुलोंग पैथिट्स लॉ, जुलोंग पैथिट्स लॉ। applicable only for solids, applicable only for solids except छोटी सी बेबी, हाँ छोटी सी बेबी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है बड़ी बड़ी बेबी के लिए एप्लीकेबल है, सारे सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी मतलब छोटी नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, बेरिलियम, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी सॉलिड्स के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और एक और मजेदार बात बताऊं, इन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत वाला काम करा था। कैसे मेहनत वाला काम करा था अभी समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड का एटॉमिक मास लिया और उन सब्सटेंस के, उस सॉलिड के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसी की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है सर, अरे याद करो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हाँ बोलो ना, बोलो ना, हाँ क्या, काई के लिए हीट रिक्वायर्ड, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि चेंज जो है वो आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, एक ही बात है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट, देखो कैलोरी हीट की यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। और ऐसी अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में 3 टाइप की हीट पढ़ी थी, है ना। बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। एक मोलर हीट होती है, एक हीट कैपेसिटी होती है और एक स्पेसिफिक हीट होती है। तो इन्होंने क्या करा, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड का एटॉमिक मास लिया और उसी सॉलिड का स्पेसिफिक हीट ली, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके देखा तो हमेशा जो वैल्यू निकल कर आती थी वो नियरली 6.4 के बराबर ही आती थी, हमेशा। सिर्फ इनके लिए नहीं आती थी ये चीज। तो अब आप खुद सोचो, हर सॉलिड के लिए उन्होंने ये करा होगा और हर बार इसके बराबर वैल्यू उनके पास निकल कर आई होगी, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो एटॉमिक मास निकल कर आएगा, एटॉमिक वेट निकल कर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। और मजेदार बात यह है, मुझे एक बात बताओ, यहां से जो एटॉमिक वेट आ रहा है सॉलिड का, एग्जैक्ट या अप्रॉक्स, अप्रोक्सीमेट आएगा। सर कैसे अप्रोक्सीमेट आएगा, आपको कैसे पता चला, देखो ना यहां पर छोटी सी गलती करी अपन ने अप्रोक्सीमेशन लिया है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए, तभी देखो लहरें नजर आ रही है। क्लियर है बात सभी को। तो इसलिए यहां से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एटॉमिक वेट की आएगी। क्वेश्चन लिखेंगे सर क्या क्वेश्चन लिखो और क्या, तो क्या कर रहे थे अभी तक, समझना थोड़ी ना था इसमें, फील क्या ले रहे थे, किसकी फील ले रहे थे,
जूलोंग पैटिट लॉ, इसने कुछ भी नहीं करा। क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट करो यार, ऐसे मत करो, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें इतना टाइम क्या लगा रहे हो। बोलू, द स्पेसिफिक हीट, आपकी तो बात मैं सुनूंगा ही नहीं। मैंने बहुत बार देखा आपको, जैसे ही मैं बोलता हूं मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको तो होश आता है, हाँ लिखना भी था, कहाँ खो जाते हो। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इज 1 जूल per gram per Kelvin, 1 joule per gram per Kelvin, full stop. If equivalent weight of metal is 9, if equivalent weight of metal is 9, calculate its exact atomic weight, calculate its exact atomic weight, calculate its exact atomic weight, बताइए atomic weight। हो जाएगा, डूलोंग ने तो अप्रोक्सीमेट की बात करी, हम एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 1.5 के आसपास आ रहा है। मतलब मैंने पहली बार ऐसी चीज सुनी है कि इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, एटॉमिक वेट कम है। इक्विवेलेंट वेट 9 है, एटॉमिक वेट अपन 1.5 बता रहे हैं। टमाटर, यहाँ पर यूनिट तो देखो जूल है, तो कैलोरी में रखी है आपने क्या, 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, वाह 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 वाह, 1 जूल इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, अरे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। हाँ उल्टा, मैं सोचा था मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये तो उल्टा ही कुछ बता रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1/4.2 कैलोरी के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है अब आपको क्वेश्चन में, उसकी अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो हो जाएगा 1.42, सॉरी 1.1/4.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब आप क्या निकाल लो, एटॉमिक वेट निकाल लो। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 1/4.2, ये नियरली कितना आ जाएगा 26.88। पर ये जो आया है ये एग्जैक्ट आए हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स, पर मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, एग्जैक्ट। अब एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में एक एडिशनल डेटा दे रखा है इक्विवेलेंट वेट का, एटॉमिक वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, क्या मैं वैलेंसी निकाल सकता हूं, और मुझे पता है वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर, है ना। तो मैं कह सकता हूं वैलेंसी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं अपन, वैलेंसी इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये किसके बराबर हो जाएगा 26.88 डिवाइडेड बाय 9, और ये निकल कर आएगी वैल्यू 2.98, और मुझे पता है वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं वैलेंसी एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऑलवेज अ होल नंबर, है ना, ऑलवेज अ होल नंबर। अब आप मुझे बताओ क्या मैं एटॉमिक वेट निकाल सकता हूं, एटॉमिक वेट किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, वैलेंसी कितना है 3, इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है 9, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इतना सब मत करना, ये बस निकाल लेना और इसको एग्जैक्ट करके ऑप्शन से टिक लगा देना, है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। थर्ड मेथड लिखेंगे, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।
लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयन सेम होने चाहिए। आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है, और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है, उन्हें बोलते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। जिसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, ZnSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। अब आप मुझे बताओ, देखना यहां पर, क्या मैं कह सकता हूं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगे। स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिकल नजर आएंगे, बस डिफरेंस किसका नजर आएगा? मेटल का डिफरेंस नजर आएगा। पर अभी बात किसकी हो रही है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर तो क्या नजर आएंगे? आइडेंटिकल नजर आएंगे। ठीक है, तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सिमिलर हो, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो? आइडेंटिकल हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और मजेदार बात निकल कर आ रही है, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स में जो मेटल है उनकी वैलेंसी भी देखो सेम है। जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2। आयरन की कितनी है? 2। मैग्नीशियम की कितनी है? 2। ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, KClO4 एंड Camino4। देखो O4 KCl KMn, यहां पे इसको ऐसे बोल दो HClO4। एसिडी तो होता है यार, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, सिर्फ स्ट्रक्चर, तो आइडेंटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नजर आएगा। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, जिस तरीके से यहां पर K और Mn अरेंज होंगे उसी तरीके से यहां पर H और Cl भी अरेंज होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं बोल रहा हूं, पर सिमिलर है। और यहां पर आप देख लो, मेटल की जो वैलेंसी है वो सेम है, मेटल की वैलेंसी जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख देंगे अपन फटाफट, आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव isomorphous compounds are those compounds which have similar molecular formula and identical crystal structure and identical crystal structure। सेकंड पॉइंट लिखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनकी वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो इसमें लिखना वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर सेम। क्वेश्चन लिखेंगे, the sulfate of a metal is isomorphous with, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, the sulfate of a metal is isomorphous with MgSO4.7H2O, the sulfate of a metal is isomorphous with MgSO4.7H2O। मुझे एक बात बताओ, कोई मेटल है वो इसके साथ क्या बना रहा है? आइसोमॉर्फस कंपाउंड बना रहा है। तो क्या आप मुझे जनरल फॉर्मूला बता सकते हो उस मेटल? MsO4.7H2O। अच्छा एक और खास बात आप बता सकते हो क्या? वैलेंसी यहां पर मैग्नीशियम की कितनी है? वैलेंसी कितनी है? 2। तो यहां पर भी इस मेटल की वैलेंसी क्या होगी? 2। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। and it contains 20% metal by mass, and it contains 20% metal by mass, full stop। determine atomic mass of metal, determine atomic mass of metal, फटाफट।
मेटल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है, याद करो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फटाफट कैसे करेंगे? एटॉमिक मास निकालना है। वन 120 नहीं, गलत है। गलत है। ट्वेंटी फोर कैसे आ रहा है सबका? और किसी का कुछ? नहीं। अच्छा इधर देखो, सुनना ध्यान से। आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स है तो अपन एक जनरल फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं कंपाउंड का, मेटल कंपाउंड का। मैंने मान लिया एटॉमिक मास ऑफ मेटल भी ए। एटॉमिक मास मेटल का मैंने क्या मान लिया? ए। और मुझे ए की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है मेटल का। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं क्या इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का मैं क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं? क्या मोलर मास निकाल सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ MsO4.7H2O बता सकते हो कितना होगा? बता सकते हो? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। मुझे बताओ, यहां पर ये जो मेटल है इसके कितने एटम है? एक एटम है। और इसका एटॉमिक मास अपन ने क्या माना? ए। प्लस SO4 का कितना होता है? 96। प्लस H2O का कितना होता है? 18। और ऐसे कितने हैं? 7। तो ये कितना आ जाएगा? A प्लस चू चू चू। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों करा अब सुनना। ऐसा इसलिए करा क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में एक ही डेटा दे रखा है। डेटा किसका दे रखा है? परसेंटेज ऑफ मेटल। परसेंटेज ऑफ मेटल कितना दे रखा है? 20%। और मुझे एक बात बता दो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ मेटल प्रेजेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मुझे एक बात बताओ, मेटल का कितना नंबर मौजूद है कंपाउंड में? मेटल कितने मौजूद है कंपाउंड में? एक। और इसके एक का मास कितना है? ए। और यही तो निकालना है अपन को। तो मैं बोल सकता हूं A इंटू 1 मास ऑफ मेटल इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और मोलर मास अपन ने यहां पर निकाल दिया। समझ में आया मोलर मास क्यों निकाला? है ना? तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? A प्लस चू 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 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। 5A is equals to A plus चू चू चू। 4A is equals to चू चू चू। A is equals to 55.5 ग्राम पर मोल। मुझे बता सकते हो कौन सा मेटल होगा ये? (56) आयरन Fe। अगर किसी दिन एटॉमिक वेट की जगह आपको एलिमेंट दे दे तो पहचानना पड़ेगा आपको। इसके आसपास किसका मास आता है? आयरन का आता है। कितना होता है? 56 होता है। क्लियर है बात सभी को? फोर्थ मेथड, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड में आपको क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखो इसमें, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बहुत आसान था ये। पानी का क्या करूं? पानी नहीं लिया होगा आपने। पूरे कंपाउंड की बात हो रही है ना। पहली चीज पूरे कंपाउंड की बात हो रही है। दूसरी चीज, आपको ये हिंट मिलना चाहिए था कि मेटल का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है वो कंपाउंड में दे रखा है। ये 20% जो बोल रहे हैं ना मेटल है, कंपाउंड में है। बात समझ में आ रही है? और कंपाउंड ये है ना कि MgSO4 है, इसलिए पानी को लेंगे। हाँ क्या? दूसरी तरफ 100 कैसे लिया आपने? अच्छा हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड वाज फाउंड टू बी, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड was found to be 86. Vapor density of a metal chloride was found to be 86. 85 करो इसको, 85 was found to be 85, full stop. If equivalent weight of metal is 7, if equivalent weight of metal is 7, calculate its atomic weight. If equivalent weight of metal is 7, calculate its atomic weight. अब इधर देखते रहना। कोई मेटल क्लोराइड है जिसका आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। सबसे पहली चीज, अगर किसी मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, मतलब मैं कह सकता हूं वो क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि वेपर डेंसिटी का याद करो फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर बात करें तो अपन बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो मेटल क्लोराइड है ये वोलेटाइल सब्सटेंस है। ये उड़ने की टेंडेंसी रखता है, गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है। तो मैंने मान लिया लेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज A, let equivalent weight of metal is E, let valency of metal is X। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं? एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं और फिर अपन क्या करेंगे? इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अभी अपन वेरिएबल्स के साथ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो मेटल का मुझे एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट भी चाहिए होता है, मुझे वैलेंसी भी चाहिए होती है। तो जितनी भी वेरिएबल्स मुझे चाहिए थे वो मैंने सारे इंट्रोड्यूस करा दिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, मेटल क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड है। अब मुझे नहीं पता मेटल कौन है, पर मैंने इसकी वैलेंसी क्या मान ली? X मान ली। मतलब मैं बोल सकता हूं ये M+X होगा और क्लोराइड जो है वो Cl-1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब ये कंबाइन होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MClX बनेगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को देखकर क्या आप मोलर मास बता सकते हो? इस फॉर्मूले को देखकर क्या आप मोलर मास बता सकते हो? हाँ बताना जरा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX इज इक्वल्स टू, मेटल कितना? एक है और इसका एटॉमिक मास अपन ने कितना माना? A। तो मैं बोल सकता हूं A×1 प्लस X इंटू 35.5 बोल सकता हूं ऐसे। अच्छा ये A क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को और मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ 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 हाँ, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, है ना, प्लस X इंटू 35.5। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? E प्लस 35.5 इंटू X। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका? मेटल क्लोराइड का। और मजेदार बात देखो, वेपर डेंसिटी भी दे रखी है। यहां से भी तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। दोनों को इक्वेट कर दूं? जब दोनों को इक्वेट करूंगा मैं बोल सकता हूं वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल्स टू E प्लस 35.5 इंटू 2, सॉरी इंटू X। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी वेपर डेंसिटी इंटू 2 डिवाइडेड बाय
E प्लस 35.5। मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में मुझे वेपर डेंसिटी दे रखी है? क्या क्वेश्चन में मुझे इक्विवेलेंट वेट दे रखा है? क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी? और एक बार x आ गया तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्विवेलेंट वेट से, एटॉमिक वेट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे बस एक बात बता दो, यहाँ पर कोई बहुत भयंकर वाली कैलकुलेशन करी क्या अपन ने, या भयंकर वाला लॉजिक लगाया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ मेटल क्लोराइड का एक जनरल फॉर्मूला लिया, उसका मोलर मास निकाला वेरिएबल के टर्म्स में, वेपर डेंसिटी दे रखी थी, उसका भी मैंने मोलर मास निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया। बात समझ में आ रही है? फटाफट यहां से x की वैल्यू निकालो और एटॉमिक वेट बताओ फटाफट। फटाफट। x की वैल्यू क्या आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। तो एटॉमिक वेट आ जाएगा 7 इंटू 4 28। तो x इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं 85 इंटू 2 अपॉन 35.5 प्लस 7, ये हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 42.5, ये आ जाएगा 4। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 7 इंटू 4 वैलेंसी, ये हो गया 28 ग्राम पर मोल। ये एटॉमिक वेट किसका निकला? मेटल का, अननोन मेटल का। लास्ट मेथड है स्पेसिफिक हीट मेथड। ये जो स्पेसिफिक हीट मेथड है, ये स्पेसिफिक हीट मेथड बेसिकली आया कहां से? थर्मोडायनेमिक्स से आया है। और याद करो, ये कोई रेशियो आपने पढ़ा होगा, सीपी अपॉन सीवी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट दे रखी है। और ये किसके बराबर होता है? गामा के बराबर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो, यही तो बोलते हैं, है ना? अब गामा की वैल्यू अगर 1.66 है तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। अगर गामा की वैल्यू निकल कर आती है 1.4 तो एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, और गामा की वैल्यू 1.33 निकल कर आती हो तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 3। मतलब एग्जामिनर यहां पर आपको पता है ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको सीपी और सीवी की वैल्यू दे देगा, तो डिवाइड करके गामा निकाल लेंगे, और गामा की जो वैल्यू आएगी वो आपके सिलेबस में दे रखी है, ये सिर्फ 3 ही वैल्यूज दे रखी है। इनमें से जो भी वैल्यू आएगी, क्या एटॉमिसिटी पता लगा लोगे? और एक बार एटॉमिसिटी पता पड़ गया तो आप मुझे बताओ, क्या एटॉमिक मास आ जाएगा? कैसे आएगा एटॉमिक मास? मुझे एक बात बताना, सपोज करो मोलर मास है 48, कितना है? 48, है ना? मोलर मास कितना है? 48, और एटॉमिसिटी दे दी 3। एटॉमिसिटी होता क्या है? एटॉमिसिटी अपन को यह बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। तो मोलर मास अगर 48 है, एटॉमिसिटी 3 है, तो आप मुझे बता सकते हो एटॉमिक मास कितना होगा? तो आप मुझे बता सकते हो यहां पर एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल कौन सा होगा? O3। आई बात समझ में? ठीक है। तो मतलब अगर आपको एक बार एटॉमिसिटी पता पड़ गई, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो क्या अपन एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब ये वैसे आता कहां से? थर्मोडायनेमिक्स में से आता है ये, और थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन जब अपन करते हैं तो वहां से आता है ये सारा चीजें, है ना? थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज अपन पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है ये। तो ये 5 मेथड अपन ने पढ़ लिए टू डिटरमाइन एटॉमिक मास। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे
मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, और दो ही मेथड है, और पहला मेथड आपको पता है, पहला मेथड आपको पता है। सर कौन सा मेथड है? हेडिंग लिखना, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight. First method is molecular weight is equals to vapor density multiplied by 2. पहला मेथड खत्म। दूसरा मेथड विक्टर मेयर्स मेथड, applicable for volatile compounds, applicable for volatile compounds, applicable for volatile compounds बोल दे या volatile substance बोल दे, एक ही बात है। ये पढ़ रखा है विक्टर मेयर टेस्ट? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या होता था उसमें, पता बता सकते हो? वो कुछ और बता रहे हो, वाह 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 वाह। विक्टर मेयर अलग था जो सबसे लास्ट में बताया गया था, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या बताया गया था। अच्छा इधर देखो, ये विक्टर मेयर मेथड क्या है ये बता देता हूं मैं आपको, है ना। मुझे नहीं पता आपने लूकास पढ़ा है या क्या पढ़ा है ना। इधर देखो, एक मिनट समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वोलेटाइल कंपाउंड की बात हो रही है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने एक वोलेटाइल सब्सटेंस रख दिया, ठीक है। मतलब मैं मान लेता हूं वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है? W ग्राम है, ठीक है। क्लोज कंटेनर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है, और अगर क्लोज नहीं करा तो ये उड़ता उड़ता चला जाएगा और पूरा ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया, उसका मास कितना लिया? W ग्राम लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या इस W ग्राम की मदद से मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं मोल? कैसे निकालूंगा? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। वैसे हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। पर मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, या ऐसे कह दो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे के पूरे W मास के सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं ये कुछ ना कुछ एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू V। लीटर में रख रहा हूं, लीटर में कैलकुलेशन कर रहा हूं, और कब कर रहा हूं? एट STP। क्यों सर STP पे क्यों कर रहे हो? सुनना ध्यान से, वोलेटाइल कंपाउंड है, वेपर बनाएगा, और जैसे ही वेपर बनाएगा तो वो तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हमेशा ऑक्यूपाई कर लेगा। आप W ग्राम सब्सटेंस लो, इसको आप बाल्टी में डालो, बोतल में डालो या टंकी में डालो, वॉल्यूम तीनों ही जगह अलग अलग नजर आएगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वेपर्स की, गैस की खास बात क्या होती है, वो कंटेनर के वॉल्यूम के जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठ जाती है हमेशा। तो अपन ने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, वॉल्यूम कब मेजर करनी है अपन को? STP पर। ये बात समझ में आ रही है? तो भले ही आप सेम सब्सटेंस ले रहे हो अलग अलग कंटेनर में, वॉल्यूम सेम ही आएगा STP पर। क्लियर है बात सभी को? अब मुझे एक बात बताओ, जितना सब्सटेंस लिया था उसका पूरा वेपर बन गया, है ना। जितना सब्सटेंस लिया उसका का पूरा वेपर बन गया, ना तो बाहर से कोई अंदर आ सका, ना अंदर से कोई बाहर जा सका, है ना। तो मुझे एक बात बताना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मोल कांस्टेंट होंगे बिफोर वेपराइजेशन एंड आफ्टर वेपराइजेशन? क्या मोल्स कांस्टेंट होंगे? क्यों? क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम है। सिस्टम क्या है? क्लोज्ड है। मतलब मैं कह सकता हूं बिफोर वेपराइजेशन एंड आफ्टर वेपराइजेशन मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और अगर मोल्स कांस्टेंट होंगे तो बिफोर वेपराइजेशन मोल्स क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और आफ्टर वेपराइजेशन मोल्स क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 2.4। दोनों को बराबर कर देना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोल क्या है? कांस्टेंट।
अब आप मुझे बताओ, ये मास जो लिया था वो मैंने अपने हाथों से लिया था, ठीक है, ये वॉल्यूम जितनी डिस्प्लेस हो रही है मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो आप मुझे बताओ अननोन सब्सटेंस का क्या मैं मोलर मास निकाल सकता हूं? सेकंड मेथड मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं विक्टर मेयर्स मेथड। क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, कॉपी करो इसको फटाफट। बोलूं क्वेश्चन? बोलूं? 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 ऐसा कर क्या रहे हो? ये तो मैंने यूं ही लिखवा दिया था, पता है, लिखने की भी जरूरत नहीं दी है, तो ऐसे ही लिखवा दिया मैंने समझाने के लिए। देखो अपने आप ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन एक बार देखो, 0 पॉइंट लिखो इसमें, इन विक्टर मेयर्स मेथड, इन विक्टर मेयर्स मेथड 0.39 gram of a liquid, 0.39 gram of a liquid on vaporization, 0.39 gram of a liquid on vaporization gave 112 ml of vapor at STP, 112 ml of vapor at STP. Its molecular weight is, its molecular weight is, its molecular weight is कितना? 78। और किसी का आ रहा है? अगर मैं मोल्स निकालूं तो मोल्स निकाल सकता हूं 0.39 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और साथ ही साथ आपको यह भी दे रखा है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस कर रहा है? 112 ml। अब या तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, या आप 22.4 को ml में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 22400। यहां से भी मोल निकल रहे हैं, यहां से भी मोल निकल रहे हैं, और मुझे पता है मोल थ्रू आउट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो मोलर मास आ जाएगा, ये हो जाएगा 39 इंटू 2, तो मोलर मास आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मॉड्यूल खोलो फटाफट, पेज नंबर, पेज नंबर अपन खोलेंगे, पेज नंबर 25, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। अब आप क्या करोगे, कॉपी में क्या लिखोगे, रेफर पेज नंबर 25 फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। ये सारे लॉज अपन पता है मॉड्यूल में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला लॉ तो पढ़ ही लिया है अपन ने, क्या नाम है पहले लॉ का? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और इसको आप प्यार से बहुत बार ऐसे बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो ना, किसने दिया था? लेवोइशियर ने दिया था, और टेस्ट करा था लेंडोल्ट ने, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात करूं, तो ये क्या कहता है? याद करो स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ाया था तो इसके बारे में बात भी करी थी अपन ने, कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होगा।
ठीक है, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, होता क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ना, एक्सेप्शन ये लिख लेना, आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास डिफेक्ट पड़ा होगा आपने, मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर नहीं आता है। और यहां पर मैं लिखूंगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और याद करो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर, मास डिफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की बात करें, इतना सही था क्या? बिल्कुल यही था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। यहां पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, एक ही बात है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिया किसने था? प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। ये दिया किसने था? प्राउस्ट ने दिया था। अब इन्होंने क्या बोला था, इसको समझना। इन्होंने बोला था, सुन लो एक बार, आप कोई सा भी कंपाउंड लो, कोई सा भी कंपाउंड, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन बात करते हैं वाटर की ही, है ना। अब वाटर की बात करें तो वाटर को अपन डिफरेंट केमिकल मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक रिएक्शन तो आपको पता है वाटर के फॉर्मेशन की, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। अब वाटर का फॉर्मेशन किसी भी मेथड से करें, अब वाटर का सोर्स कोई भी ले, अब यहां पर एक केमिकल रिएक्शन की मदद से मैंने वाटर का प्रिपरेशन कर लिया, तो ये वाटर आपने ले लिया, है ना। अब वाटर का सोर्स कोई भी ले लो, आप गंगा जल ले लो, घर का जल ले लो, किचन का जल ले लो, बाथरूम का जल ले लो, है ना, चंबल का जल ले लो, है ना, रिवर का जल ले लो, सी का जल ले लो, पाकिस्तान का जल ले लो, इंडिया का जल ले लो। जल मतलब वाटर, वाटर ले लो आप, है ना। मतलब आपने क्या ले लिया? H2O ले लिया। H2O आप डिफरेंट सोर्सेस से भी ले रहे हैं और डिफरेंट मेथड की मदद से जब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से भी ले रहे हैं। तो लॉ ने क्या बोला था कि कोई भी कंपाउंड जब आप ले रहे हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा, रेशियो बाय मास, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर भले ही कोई सा भी सोर्स लो आप, कोई से भी मेथड की मदद से आप प्रिपरेशन करो। यहां पर प्रिपरेशन और सोर्स जो बात कर रहे हैं अपन, किसके लिए कर रहे हैं? वाटर के लिए कर रहे हैं। तो कोई से भी सोर्स से आप वाटर उठा लो। हाइड्रोजन का मास मुझे बता सकते हो वाटर में कितना होगा? 2। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। अगर मैं इनके मास का रेशियो लेता हूं तो मास का रेशियो हो जाएगा 1:8। ये हमेशा 1:8 ही रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, किसी भी एक कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनका जब रेशियो बाय मास लोगे, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने किसी भी सोर्स से लिया हो वो कंपाउंड, या किसी भी मेथड की मदद से आपने उसका प्रिपरेशन करा हो। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट लॉ है, मुझे बता सकते हैं इसका एक्सेप्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं, वाह 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 वाह, आइसोटोप। सर कैसे? कैसे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, C+O2 करोगे तो मिलता है CO2, मैं फिर से C+O2 करूंगा तो फिर से क्या मिलेगा? CO2। पर ये कार्बन मैंने लिया है C12 और ये कार्बन लिया है मैंने C14। ये कार्बन कौन सा लिया? C12 लिया है। ये कार्बन कौन सा लिया है? C12 कार्बन लिया है। ये कौन सा लिया है? C14 लिया है। मुझे तो बस एक बात बता दो, यहां पर कार्बन की बात करूं और यहां पर ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 32। यहां पर कार्बन कितना? 14, यहां पर कितना? 32। सेम कंपाउंड है, पर इनके जब मैं डिफरेंट एलिमेंट के मास का रेशियो ले रहा हूं वो अलग अलग आ रहा है। एक्सेप्शन, आइसोटोप्स। क्लियर है? थर्ड लॉ, शक्ल मत देखना, इसको लिखना, एक्सेप्शन लिखने नहीं लिखे हुए वहां पर मॉड्यूल में। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था?
डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। व्हाट इज योर नेम? डाल्टन, जॉन डाल्टन। अब इधर देखो, इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने बहुत जबरदस्त बात बोली थी, पर उस जबरदस्त बात को समझने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होते हैं, तो आप मुझे बताओ सिर्फ एक कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं? बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे? N2O, NO, NO2। रुको ना एक मिनट, N2O बनता है नहीं बनता? NO बनता है नहीं बनता? है ना। N2O, N2O3 बनता है नहीं बनता? इसको क्या बोलते हैं? हाँ। और N2O4 बनता है नहीं बनता? N2O5 बनता है नहीं बनता? पेंटा ऑक्साइड, है ना। और भी बहुत सारे बनते हैं, और भी बहुत सारे बनते हैं, है ना। अभी अपन इन पांचों की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये लॉ लगेगा कहां पर? ये लॉ वहां पर लगेगा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, वहां पर लगेगा। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, वहां पर ये लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, और एग्जांपल मुझे बता सकते हो इसके अलावा? S+O2, SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे अपन बात करें C+O2, तो CO भी बनाता है और CO2 भी बनाता है, मतलब वहां पर भी लगेगा, है ना। ये समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आ गया कि कहां पर लगेगा, है ना। अब कहना क्या चाहता है ये लॉ, इसको समझो। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, बता सकते हो नाइट्रोजन कितना है यहां पर? मास कितना होगा इसका? 28। ऑक्सीजन कितना है? अच्छा पहले तो नाइट्रोजन बता दो मुझे, यहां पर कितना है? 14। यहां पर कितना है नाइट्रोजन? यहां पर कितना है? और यहां पर कितना है? 28। ऑक्सीजन बता सकते हो? बताना जरा कितना है? 80। यहां पर कितना है? यहां पर कितना है? यहां पर कितना है? और यहां पर कितना है? ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब इन्होंने बात क्या बोली थी? इन्होंने बोला था जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, वहां पर ये लॉ लगेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों एलिमेंट में से किसी भी एक एलिमेंट का मास क्या कर दो? फिक्स कर दो। इन दोनों एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का मास क्या कर दो? फिक्स कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, नाइट्रोजन का मैंने मास फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन का मैंने मास कितना फिक्स कर दिया? मैंने इसका मास फिक्स कर दिया 14। तो मतलब मैं कह सकता हूं सब जगह 14 फिक्स कर दूंगा। अब इस 14 मास के साथ कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा। इस 14 मास के साथ कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा। तो आप मुझे बता सकते हो इस 14 के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा? 8, यहां पर 16, यहां पर 24, यहां पर 32, यहां पर 40। तो लॉ क्या कहना चाह रहा है? जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इन दोनों एलिमेंट में से जब आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दोगे, तो इस फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास कंबाइन होगा, और इस दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन हुआ है, इनका जब आप रेशियो लोगे, किनका रेशियो लेंगे? ऑक्सीजन का जब रेशियो लेंगे डिफरेंट कंपाउंड में, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन के मास का रेशियो बता सकते हो? ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ऑक्सीजन के मास के रेशियो की बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, 8, 16, 24, 32, 40, क्या मैं बोल सकता रेशियो होगा? 3:5, 1:2, 3:4, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। ये बात समझ में आई? तो वापस से सुन लो, जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट का मास क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, और इस फिक्स मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हुआ है उसका रेशियो लेंगे, और इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद डाउट पता है क्या आएगा?
यार सर ने जो मास फिक्स करा था वो करा था नाइट्रोजन का। आज मैं ऑक्सीजन का करके देखता हूं, क्या नाइट्रोजन का जो रेशियो निकलेगा डिफरेंट कंपाउंड्स में से, क्या ऐसा सिंपल होल नंबर रेशियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सर लॉ तो खराब हो गया। लॉ कह रहा है एटलीस्ट एक भी एलिमेंट का आप मास फिक्स कर दो और दूसरे एलिमेंट का रेशियो लो, अगर वो लग रहा है मतलब लॉ एप्लीकेबल है। एटलीस्ट एक। क्या यहां पर एक के लिए एप्लीकेबल है? क्या नाइट्रोजन का कांस्टेंट करने पर ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स में, क्या वो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब लॉ एप्लीकेबल है। अब हो सकता है दूसरे के लिए लगे, हो सकता है नहीं लगे। SO2 और SO3 में लग जाएगा। SO2 और SO3 में सल्फर के लिए भी लगाना, ऑक्सीजन के लिए भी लगाना, दोनों के लिए लग जाएगा और सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, पर यहां पर नहीं लगेगा। पर अपन को क्या करना है? एटलीस्ट एक के लिए लगा के देखना है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब एक को डाउट आया था पिछली क्लास में, वो कह रहा था सर हमें कैसे पता चलेगा किसका लगाना है किसका नहीं लगाना है? एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है ना? ऐसे कुछ भी नहीं बोलेगा। खुद ही सोचो ना यार, कैसे इंग्लिश वो फॉर्म करेगा, कैसे फ्रेम कैसे करेगा क्वेश्चन कि किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है? नहीं, ऐसे थोड़ी ना करेगा यार, है ना? और अगर कभी गलती से सपोज करो कर भी दी, तो किसी के साथ भी लगा के देख लेना, नहीं लगे तो समझ लेना दूसरे के साथ लगाना। फोर्थ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत पसंदीदार लॉ है लोगों का। किसने दिया था? गेलोसैक ने दिया था। ये इनकी पहचान नहीं है, ये इनका नहीं, इनका नाम है। नहीं, कोई कोई पहचान समझ लेते हैं ना? अच्छा इधर देखो, सुनो फटाफट। लॉ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना? अब सुनो इधर देखो यार, इधर समझ लो एक बार। ये जो लॉ है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसियस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। और याद करो मैंने आपको बताया था किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियोज होते हैं, ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? मोल के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। और इन्होंने यही बात बोली थी। इन्होंने क्या बोला था? किसी भी गैसियस रिएक्शन में जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे वो हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो जब भी किसी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे वो हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ही बनेगा। अब आप देखो 1:1:2 क्या हो गया? ये 2 सिंपल वॉल्यूम का रेशियो है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम है 1:1:2। यही बोला था इन्होंने। ठीक है, मतलब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियोज जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की अगर अपन बात करें, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, इन्होंने क्या बोला था? इनकी बात समझना। मैंने क्या करे, 3 कंटेनर लिए, ठीक है, और तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या है? सेम है। मतलब इसका भी वॉल्यूम बी, इसका भी वॉल्यूम बी और इसका भी वॉल्यूम बी। अब इसमें मैंने क्या कर दिया? डिफरेंट गैसेस डाल दी। यहां पर मान लो मैंने H2 गैस डाल दी, यहां पर मैंने Cl2 गैस डाल दी, यहां पर मैंने CH4 गैस डाल दी। तो इन्होंने क्या बोला था कि डिफरेंट गैसेस के अगर आप वॉल्यूम सेम ले रहे हो, डिफरेंट गैसेस का अगर आप वॉल्यूम सेम ले रहे हो, तो इन डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे गिवन दैट टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे? सेम रहे। सुनना वापस, डिफरेंट गैसेस का अगर आप वॉल्यूम सेम ले रहे हो तो डिफरेंट गैसेस के इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे गिवन दैट टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम हो। ये बात समझ में आ रही है? अव्वल दर्जे का पागल बनाया है इन्होंने। गैसेस के लिए क्या मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकता? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मुझे बताना, है ना? सच सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, इनको फेवर मत करना। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, स्टेटमेंट में क्या बोला कि वॉल्यूम सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है, आर तो सेम होता ही है, मतलब मैं कह सकता हूं तीनों के मोल सेम होंगे। अब अगर स्टेटमेंट में मोल लिख देते सेम तो इनका लॉ एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मॉलिक्यूल सेम बोल देता हूं, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए इनको क्या करना है? Na से मल्टीप्लाई तो करना है।
अगर मोल बोल देते ना तो लॉ एक्सेप्टेबल नहीं होता। इन्होंने किसको पागल बनाया? आईयूपीएसी को। कैसे बनाया? ये कहकर कि डिफरेंट गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम लोगे तो मॉलिक्यूल सेम होंगे गिवन दैट प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर आपके लॉस खत्म होते हैं। आपका होमवर्क क्या है? पूरा मॉड्यूल बना लेना, ठीक है? मॉड्यूल का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तभी होगा, मंडे, है ना? ज्यादा नहीं है, ठीक है? हमारा नाम ही हमारी पहचान है। ये डायलॉग क्यों लिख रहे हो आप? अच्छा हाँ, वो समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। आदित्य बंसल, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू।